सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं पता चला। कंट्रोल करेगी फिलवक्त जिसकी तवज्जो साइफर केस बना है। वजारत कानून की इजाजत से चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ केस की अटक जेल में ही समाअत हुई और रिमांड में 13 सितंबर तक तौसी भी कर दी गई। जेल में समाअत को वकला ने इंसाफ का कत्ल करार दिया है। इन इल्जामात में कितनी सदाकत है और केस क्या रुख इख्तियार कर सकता है, इसी से आगाज़ करेंगे। सैयद मुजम्मिल शाह मेरे साथ हैं। मुजम्मिल, आज जेल के अंदर ही अब इसमें जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के वकला हैं उन्होंने ये एतराज़ किया कि नहीं हो सकता और इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी वो चले गए हैं और इन जज साहब पर भी उन्होंने एतराज़ किया है। लेकिन एक जो दिलचस्प बात सामने आई वो ये कि जज साहब से पूछा गया कि जी ये क्या इमरान खान साहब को आपके सामने पेश किया गया था तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, तो उन्होंने कहा नहीं, FIA वाले आए, उन्होंने कहा जी फिजिकल रिमांड चाहिए। तो मैंने कहा वो तो आप कैसे ले सकते हैं, बंदा जेल में है, लिहाजा मैंने जुडिशल रिमांड दे दिया। लेकिन एक बात तय है कि पेश नहीं किया गया तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को, तो ये शायद एक चीज़ हो जिससे उनको एक फ़ायदा मिल सकता है टेक्निकली। देखें, ये तो जो डिफैक्टो डिस्कशन है वो ज़्यादा असरअंदाज होती है केसेस पे, ना कि जो जुडिशल पोजीशन होती है अनफॉर्चुनेटली। और वो इस तरह से है कि जिस तरह से हमने कल का जो फ़ैसला देखा, अब उसके अंदर भी यही था कि हैरानकुन बात यह है कि दोनों पार्टीज़ ही खुश नहीं हैं। अताउल्लाह तारड़ साहब की मैंने गुफ्तगू सुनी और शहबाज शरीफ साहब ने जिस तरह पहले ही कहा कि आपको पहले ही आइडिया हो जाएगा क्या फ़ैसला आएगा, तो दोनों तरफ से अदलिया को स्कैंडलाइज करने का जो सारी रवायत है वो ज़ोर और शोर से जारी है। और अब तो ये कन्वेंशन बन चुकी है कि जब भी आपको ये थोड़ा सा अंदेशा हो कि फ़ैसला मेरे ख़िलाफ़ आ सकता है तो आप जज को डिस्प्यूट करके साइड पर हट जाएं। तो जिस तरह से एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई बहुत बुरी खबर होगी, वो तो उस केस में नहीं हुई। बहरहाल शुएब शाहीन साहब की मैं गुफ्तगू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो 28-30 दिन ज़ाया किए हैं ये भी हमारे साथ ज़्यादती हुई है, नहीं होना चाहिए था, ये 2 घंटे में फ़ैसला निपटा देना चाहिए था। दूसरी जानिब अताउल्लाह तारड़ साहब भी यही कह रहे थे कि इस तरह का जो रिलीफ है, स्पेशल ट्रीटमेंट है, ये हमें तो नहीं मिला। उन्होंने कहा कि कैप्टन सफदर का केस देख लें, उसमें भी ऐसा नहीं हुआ। आप राहुल गांधी की मिसालें तो दे रहे हैं, लेकिन जो आपने PMLN के रहनुमाओं के साथ किया है उससे इसको कंपेयर कर लें तो आपको लाडले का एक ट्रीटमेंट दिखाई देगा इस केस के अंदर। अब हालत ये है कि कोई भी फ़रीक हो वो अदलिया की किसी कार्रवाई से मुतमईन नहीं है। और इसके ऊपर शुएब शाहीन साहब कह रहे थे कि ठीक है, अगर आप नहीं मुतमईन तो ना लगाइए केस यहाँ पे, हम तो पहले से यही कह रहे हैं कि आमिर फ़ारूक साहब के सामने जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ के केस ना लगाए जाएं। और इस तरह जिन लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो कल के रोज़ देख लेंगे कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जेल की सलाखों से बाहर आकर वॉक करते हुए आसानी से घर चले जाएंगे, कुछ कारकुन भी इकट्ठे हो गए थे अटक में और चीज़ें हुई, तो वो मिसकंसेप्शन थी। उसकी वजह ये है कि कम से कम 8 महीने और मैक्सिमम 2 साल तक ही इज़ नॉट गोइंग टू रोम फ्री एट ऑल। उसकी वजह ये है कि जो केस तैयार हैं 180 केसेस है ना, ह्यूमनली पॉसिबल है आप अटेंड कर सकें, आप बता दें। अगर इसको आप 2 पे भी डिवाइड कर लेना तब भी वो डील नहीं कर सकते इस पे। और उसमें संगीन नौयत के केसेस भी हैं, चूँकि 190 मिलियन पाउंड की जो करप्शन का केस है उसकी बात आप कर लें। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की लेजिस्लेशन के बाद जो स्पेस उनके लिए थी वो भी ख़त्म हो गई। और बात है कि प्रेसिडेंट साहब ने इस पर कोई पुशबैक करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने भी हथियार फेंकने के बाद एहतजाज किया है। सिर्फ उन्होंने ये नहीं कहा कि ये मैं होने नहीं दूंगा या मैं इसका हिस्सा अगर नहीं था तो मैं इसको डिस्प्यूट कर दूंगा। उन्होंने ये कहा गलती हो गई है, लेकिन मैं कम अज़ कम मेरी राय इसमें शामिल नहीं है। 6 महीने की सज़ा उन्होंने कम की थी 14 अगस्त के बाद इस केस के अंदर, लेकिन उसके बावजूद शॉर्ट जो टर्म की जो सेंटेंस था उस पर तो रिलीफ मिल गया। लेकिन इस केस में सूरत हाल इतनी संगीन है। अब बेशक आज मैं देख रहा था आर्ग्यू किया गया कोर्ट के अंदर भी कि चूँकि उसकी कॉपियाँ तो काबीना के पास भी थीं जो इस लास्ट गवर्नमेंट की थी, इसके अलावा ये कि अगर उसके कंटेंट्स बाहर आ गए हैं तो वो सिर्फ इनकी तरफ से तो नहीं आए, तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के अंदर भी वो चीज़ डिस्कस हुई। तो ये केस जो है वो खासा कमज़ोर है। उसकी वजह यह कि कन्फेशंस भी हैं जिसमें शाह महमूद साहब भी कह रहे हैं कि मैंने आपके हवाले कर दिया इसको, और उनसे अब ये सवाल होगा कि वजारत ख़ारजा ने क्यों ये मैल परफॉर्मेंस दिखाई है और उन्होंने क्यों इंश्योर नहीं किया कि साइफ़र की कॉपी बाहर ना जाए, जो कि एक नेशनल सीक्रेट उस टाइम कहा जा रहा डिप्लोमेटिक केबल है। अगर इस तरह से हर केबल को पब्लिसाइज़ कर देंगे तो फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी तो ट्रस्ट नहीं करेगी आपको। जो बात आपसे करेंगे वो अगर आपने जलसे में अनाउंस करनी है जाके, तो चीज़ें इस तरह इंटरनेशनल लेवल पे खासी ख़राब हो सकती हैं। दूसरी चीज़ कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ख़ुद इस बात की कन्फेशन कर ली, ये सारी जो इन्वेस्टिगेशन जारी रही है उसमें,
कि जो कॉपी है वो मुझसे गुम गई है। तो इसके बाद भी अगर आप देख लें तो और केसेस भी तैयार हैं, उसके अंदर भी कोई ख़ास जवाब नहीं है। अब जो बिहाइंड द लाइंस हो रहा है, यानी कि आपने शायद देखा हो जो हाफिज़ अब्दुल्ला साहब क्लेम कर रहे हैं कि मेरे पास एक फ़ुटेज भी है और एक फ़ॉरेन कंट्री के एक शख्सियत से मुलाकात की और चेयरमैन तहरीक इंसाफ की अहलिया की मुलाकात हुई है इस्लामाबाद के एक होटल में। अब वो क्लेम कर रहे हैं, अब इस क्लेम को वो कैसे सब्सटेंशिएट करेंगे ये तो उनसे सवाल होना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये नईम अशरफ भट्ट साहब हैं, उन्होंने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने इस पर वीलॉग भी किया है जी। तो ये है कि उसमें कहा ये, क्योंकि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये NRO लेने की कोशिश की जा रही है, डील करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन अब इसको आप डील कहें, इसको आप NRO कहें या कुछ भी कहें, एक पाकिस्तानी सियासतदान को, एक एक्स प्राइम मिनिस्टर को ये सीखना पड़ता है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप ये कहें कि मैं जुडिशल वॉर लड़ लूँगा और मैं इधर मैदान में बैठने के बावजूद अपना बयानिया भी इंटैक्ट रखूँगा और साथ साथ मैं कन्फ्रंट भी करूँगा सिस्टम को और मेरे लोग जाके जो है वो अनार्की की सूरत हाल क्रिएट कर देंगे, मुझे कोई कुछ नहीं कहेगा, ऐसा होता नहीं है। सो ही हैज़ टू लर्न हाउ टू स्ट्राइक द डील। अलीमा खान साहिबा जो बहन है तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की, उन्होंने जो मुलाकात की, पहली दफ़ा उनकी मुलाकात हुई तो उन्होंने ये बताया कि जी वो कह रहे हैं कि जी मैं अब इसमें यूज़ टू हो गया हूँ जिस तरह से भी है, और उन्होंने कोई शिकायत भी नहीं की कि अब जो भी है यहाँ पर ठीक है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है, तो वक्त आएगा पता लगेगा। मगर आज एक केस में जस्टिस मियां गुल हसन साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज, उन्होंने कहा 2023 आइन और अदलिया पर अमल दरामद के लिहाज से तारीख तरीन साल है, तारीख तरीन साल। यानी जजेस कहीं हम रोते देखते हैं, कहीं आप जिस तरह का कॉन्ट्रोवर्शियल होते हैं, कोई भी उनसे खुश नहीं होता, वहाँ पर वो भी कहते हैं कि जी हम जो कहें उस पर अमल भी नहीं होता, तारीख साल भी वो कह रहे हैं, कर भी कुछ नहीं सकते। अब जो आप फैक्ट्स की बात कर रहे हैं उसमें ये भी नहीं हो रहा कि अब नैब का केस है वो भी साथ आप चला लें या दीगर केसेस में साथ चला लें। ऐसे लग रहा है कि इंतज़ार हो रहा है कि अच्छा तोशा खाना केस में आपने ट्रायल मुकम्मल करके सज़ा दे दी, अब इसमें वो जुडिशल है, इसमें फ़र्क है, इसमें ट्रायल नहीं है, इसमें सज़ा नहीं भी हुई, ये तो अभी केस चलेगा, फिर नैब का है, फिर आगे है, सारे केस यानी उस स्टेज पे लाए नहीं जा रहे कि जहां वो फाइनल स्टेज पर पहुंच सकें। इस इंतजार में कि एक के बाद दूसरा खोलेंगे, फिर तीसरा खोलेंगे। लेकिन ये तो फ़र्क है कि जेल में होना, सज़ा याफ्ता होते हुए, और एक जुडिशल रिमांड पर होना, उसमें फ़र्क है। जिस तरह आज उनकी वकला से भी उस तरह मुलाकात हो गई, पहले तो एक एक वकील मिल रहा था, अब जब भी हेयरिंग होगी तो अब पहले भी 14 दिन का दिया गया, फिर 14 दिन का जुडिशल रिमांड मिल गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अब है 2 सितंबर को उनकी ज़मानत है। तो ये चीज़ें चलती रहेंगी और ये बहस चलती रहेगी कि मुल्क में अब कितने कानून के लिहाज से मामला चल रहे हैं, कितने उसके अलावा चल रहे हैं। और ये बात हो रही है कि अगर इन्होंने रिलीफ लेना है तो वो अदालत के बाहर उनको ज़्यादा तवज्जो देनी पड़ेगी कि किस तरह से मामला चला। देखिए मियां गुल साहब का आपने जो कहा है कि ये बड़ा तारीख साल रहा है, मैं तो कहूँगा पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री को अगर आप देखें तो 70 के 70 साल ही तारीख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जिस तरह के फ़ैसले आते रहे हैं, आप जस्टिस मुनीर से शुरू कर लें, नज़रिया ज़रूरत से शुरू कर लें, और उसके बाद आप LFO के ऑर्डर को अप्रूव करने की बात कर लें, आप PCO पे हल्फ लेने की बात कर लें, या आप पॉलिटिकल विच हंटिंग की बात कर लें, और जो जुडिशल एक्टिविज़म है, अस्पतालों में छापे मारने की जो प्रैक्टिस शुरू कर दी गई है जिसमें कैमरे साथ जाते हैं, आप TV पे अपीयर करके बहुत खुश होते हैं। तो ये सारा कुछ जो होता रहा है पाकिस्तान में, जितनी डिक्टेटरशिप्स पहले माजी में आती रही हैं, चाहे वो मुशर्रफ साहब की हो, ज़िया साहब की हो, अयूब साहब की हो, सबको कहाँ से जो है वो एफर्मेशन मिलती है, सबको कहाँ से गारंटीज़ मिलती रही, अदलिया से मिलती रही। यही वजह है कि आप इंटरनेशनली दुनिया की 9वीं या 8वीं सबसे बदतरीन जुडिशल निज़ाम को रखने वाला एक मुल्क बन चुके हैं। तो ये आज का अलमिया नहीं है, ये तो बहुत पुराना रॉट है। अगर आपने इसको डिस्कस करना है तो उसके लिए तो आपको पहले दिन से शुरू करना पड़ेगा। जब आपने गवर्नर जनरल को ये इख्तियार दे दिया कि आप असम्बली को डिसॉल्व कर सकते हैं, उसी दिन आपने रवायत डाल दी कि हाँ असम्बली के अलावा ताकत जो है वो कहीं और होनी चाहिए। अभी भी जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को देख रहे हैं, मज़हर अब्बास साहब ट्वीट कर रहे हैं कि जी अब भी इस पर जुडिशरी जो है वो देखे कि वो एक गलत मुकदमा तरीके से चलाया गया था और एक जुडिशल मर्डर, उसकी बात होती थी। हाफिज़ एहसान अहमद साहब ने ज्वाइन किया, माहिर कानून है। हाफिज़ साहब ये बताइएगा कि ये जो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन का जुडिशल रिमांड का मामला है, ये कितना अरसा हो सकता है? क्योंकि पहले 14 दिन का दिया गया, फिर मज़ीद 14 दिन का रिमांड दे दिया गया है। तो ये जितना मर्जी अदालत पर होता है कि जितना अरसा मर्जी उसको जुडिशल रिमांड देते रहें, या ये इसकी भी कोई 14 दिन जिस तरह फिजिकल रिमांड मैक्सिमम हो सकता है, उसकी तरह कोई इसकी हद है? रहमान रहीम, उसामा भाई आपका बहुत शुक्रिया। जो हमारा लॉ है या कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके नीचे जितने भी लॉज हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के बने हैं, उसके अंदर स्पेशल लॉज अगर हैं तो उनका वेरी करता है। जिस तरह आपको पता है कि हमारा नैब ऑर्डिनेंस था, उसका 90 दिन का रिमांड था, फिर उसको हमने कम करके दोबारा एक अमेंडमेंट लेके आए और हमने कहा नहीं 14 दिन का होना चाहिए, फिर हमने उसको इंक्रीज कर दिया
तो चूंकि इसके अंदर जो है वो लॉ जो है वो हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ही अप्लाई करता है, तो उसके अंदर जो 14 दिन का रिमांड है वही उस चीज के अंदर आएगा। अब जो चीजें वो लिखी या पढ़ी जाती हैं वो इस तरह आता है कि अगर आप एक्यूज्ड को प्रोसिक्यूशन या कस्टडी के अंदर देते हैं तो फिर उससे हम कहते हैं कि ये रिमांड जो है विद द प्रोसिक्यूशन या विद द जो है कि ही इज हैंडिंग ओवर हिज कस्टडी फॉर द इन्वेस्टिगेशन पर्पसेस जी। लेकिन दूसरी सूरत के अंदर ये है कि जब वो रिमांड का टाइम पूरा हो जाता है तो फिर कोर्ट जो है उसे जुडिशियल कस्टडी के अंदर कर देती है, और जो जुडिशियल कस्टडी है वो ये है कि जितनी देर तक आपका रेगुलर ट्रायल जो है वो स्टार्ट नहीं होता उतनी देर तक सिर्फ 14 दिन की वो चीजें चलती रहती हैं। लेकिन उसके अंदर होता यह है कि आप इन्वेस्टिगेशन रिमांड पे नहीं होते, बल्कि आप जो है वो जुडिशियल कस्टडी के अंदर होते हैं, और जो कस्टडी है उतनी देर चलती रहती है जितनी देर या ये है कि आप बेल के ऊपर बाहर ना आ जाएं, और दूसरी सूरत उसके अंदर होती है कि अगर आपका ट्रायल जो है वो मुकम्मल होता है तो उसके बाद अगर आपको कन्विक्ट कर दिया जाता है तो वो एक ऑप्शन है, और अगर आपको एक्विट कर दिया जाता है तो वो और ऑप्शन है। लिहाजा जो आपका प्रिसाइज चीज ये है कि अगर किसी लॉ के अंदर रिमांड का एक टाइम है तो वो एक डिस्क्रिप्शन है जज की कि एक दफा दे दे या 2 दफा दे दे, बट उस टाइम को क्रॉस नहीं कर सकता। इस तरह के जो केसेस हैं जो हमारा ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है इसके अंदर वही जो चूंकि हमारा क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ही अप्लाई करता है तो इसके अंदर 14 दिन से ज्यादा जो है रिमांड नहीं आ सकता। लेकिन वो जो 14 दिन का हम अखबारों में पढ़ते हैं या सुनते हैं वो बुनियादी तौर पे होती जुडिशियल कस्टडी है कि जितनी देर तक आपका चालान जो है इन्वेस्टिगेशन या प्रोसिक्यूशन साइड जो है वो कोर्ट के अंदर जमा न करवाए उतनी देर तक फिर आप कोर्ट की कस्टडी में रहते हैं, और उस कस्टडी को जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। हसन साहब, ये तोशाखाना के हवाले से जो हमने सज़ा मौतली देखी, बहुत से लोगों को अब भी क्लियर नहीं है कि इससे डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म नहीं हुई, तो इस पर किस तरह क्लैरिफाई करेंगे आप कि डिफरेंस क्या है इसमें सज़ा मौतली में और डिस्क्वालिफिकेशन को ख़त्म कंसीडर करने में? कि ये पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर एक यूनिक एक केस आया है कि उसके अंदर ये था कि पहले हमारे इलेक्शन लॉज के अंदर सिर्फ एक सिविल कंपोनेंट होता था कि अगर आपने इलेक्शन लॉज की वायलेशंस की है और इलेक्शन लॉज के ऊपर जो सर्टेन हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जिसमें आर्टिकल 62 है, 63 है, और बाद के अंदर 63A भी आया जिसको हम फ्लोर क्रॉसिंग के नाम पे देखते हैं जी। लेकिन उसके साथ साथ ये है कि जब हमने 2017 का इलेक्शन एक्ट हम लेके आए तो उसके अंदर हमने इन सिविल ऑफेंसेस के साथ साथ जो है हमने उसमें एक क्रिमिनल कंपोनेंट भी डाला। अब सिविल ऑफेंसेस के अंदर ये है कि आप एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप हर साल 31 दिसंबर तक अपने एसेट्स और लायबिलिटीज जो पिछले साल के हैं उनको आप डिक्लेयर करें, और ये हमारा सेक्शन 137 ऑफ इलेक्शन एक्ट जो है वो कहता है उसका एक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस ये है कि अगर आप 31 को नहीं करते तो आपको एक नोटिस इशू किया जाता है और स्पीकर नेशनल असेंबली को भी किया जाता है कि इन्होंने अपने जो है वो एसेट्स नहीं किए, और अगर आप 15 जनवरी तक नहीं करते तो फिर आप जितनी देर तक जमा नहीं करवाते तो उसके ऊपर आपकी मेंबरशिप जो है वो सस्पेंड होती है और आप असेंबली की प्रोसीडिंग्स में हिस्सा नहीं ले सकते। उसके साथ ये है कि जो आपने एसेट्स की लायबिलिटीज जो है अगर आप डिक्लेयर कर देते हैं अंडर द इलेक्शन एक्ट से, और अगर वो आपका फॉल्स डिक्लेरेशन आता है उस चीज के अंदर तो फिर एक कॉन्सिक्वेंस 167 का इलेक्शन एक्ट का जो करप्ट प्रैक्टिस है। अब इस केस के अंदर हुआ ये है कि जब 2018-19 के अंदर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ने अपने गिफ्ट जो थे उनको रिसीव किया तो जो उन्होंने 20-21 की अपनी रिटर्न जमा करवानी थी, जो रिसीवेबल इनकम थी जो उन्होंने ली थी वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की, जिसके ऊपर जो था आपको याद होगा कि ये पहले राइट ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर एक एप्लीकेशन गई थी 2021 के अंदर, फिर उस एप्लीकेशन को अलाउड जब किया गया तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कैबिनेट डिवीजन ने जो है वो उस फैसले को चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो ग्राउंड्स के ऊपर, और फिर फाइनली जो है मैं थोड़ा सा जल्दी से उसकी तरफ आता हूँ। और जब ये मामला जो है पीडीएम की गवर्नमेंट आई तो उनके जो पार्लियामेंटेरियंस थे उन्होंने एक रेफरेंस बनाया, वो रेफरेंस स्पीकर के पास गया, स्पीकर से इलेक्शन कमीशन ने आया, और वहां के ऊपर जो प्रॉब्लम आई है उनके लिए वो ये आई है कि उन्होंने अपना एडमिशन दिया, और जब आपको पता है कि किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आप एडमिशन दे देते हैं तो फिर आपके जो डिफेंस के एरियाज हैं वो बड़े कम हो जाते हैं। ठीक है। उन्होंने कहा कि बिल्कुल मैंने डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन चूंकि मेरा इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स के अंदर है तो उस चीज को उन्होंने नहीं माना, और वो जो चीज थी 63(1)(p) के अंदर आया, और जब 174 का रेफरेंस किया 190 के नीचे तो फिर जो सजा हुई तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है
कि अगर आपकी 2 साल से ज्यादा है तो आपको 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाई कर देंगे। अब अगर इन सारी चीजों को पढ़ा जाए तो जो 21 अक्टूबर का फैसला है वो आज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, उसके ऊपर कोई प्रोसीडिंग्स नहीं हुई। अच्छा, अब ये एक फैसला आ गया। तो इन दोनों सूरतों के अंदर अगर सस्पेंशन आपकी है तो कन्विक्शन खत्म नहीं होती। अब जब तक कन्विक्शन आपकी एक्विटल में नहीं आएगी आप डिस्क्वालीफाई रहेंगे, और सुप्रीम कोर्ट की इसके ऊपर जजमेंट्स भी आ चुकी हैं। सही, यही नहीं वो 5 साल के लिए डिस्क्वालीफाइड है आपकी नज़र में जब तक ये तरीके इंसाफ के चेयरमैन। सर अब मेरे पास सिर्फ 2 मिनट हैं। नैब का जो केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में, सिर्फ इसमें सर ये बता दिएगा कि 2 ही सूरतें हैं, या तो तरामीम है और सुप्रीम कोर्ट कहती है जी वो गलत थी, तो क्या सारे केसेस वहीं से दोबारा शुरू हो जाएंगे? जिस इसको यानी वो सारे केस हमने देखा अदालतों ने वापस कर दिए, एहतसाब अदालतों ने, वरना तो अगर एक्सेप्ट कर लेगी सुप्रीम कोर्ट तो वो तो चले उसी स्टेज पे चले जो अब है वही कहेगा कि जी केसेस खत्म हो गए, या कोई बीच का भी फैसला आ सकता है, कुछ तरामीम रह जाएं, कुछ तरामीम खत्म कर दी जाएं? जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हमने प्रोसीडिंग्स देखी है या जिन एरियाज के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने बात भी की है, उन चीजों के अंदर जो है वो उनका इन बिटवीन है। कुछ चीजों को वो ये कहते हैं कि ये वो अमेंडमेंट्स हैं कि जो ऑलरेडी पीटीआई के गवर्नमेंट के दौर के अंदर भी थी और उनको कैरी फॉरवर्ड किया गया, और कुछ ऐसी मेजर अमेंडमेंट्स हैं जो आपके सेक्शन 9 के अंदर हैं, या उसके बाद आपका प्री बार्गेनिंग है, या उसके बाद आपका जो पर्सन स्पेसिफिक है जो आपने कैब लगाया 500 मिलियन वाला, तो वो अगर सारी चीजों को जाएंगे तो जो प्रोसीजरल चीजें हैं मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट उनको एक्शन पे नहीं जाएगी, लेकिन जो चीजें पर्सन स्पेसिफिक चीजें वो समझेंगी और कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनके मुताबिक वो चीजें नहीं रखती, तो उसका इतलाक उस दिन से आएगा कि वो तस्वुर ये किया जाएगा कि वो जो लेजिस्लेशन जिस टाइम के हुई थी वो लेजिस्लेशन एग्जिस्ट नहीं करती, और जब भी सुप्रीम कोर्ट किसी लेजिस्लेशन को स्ट्राइक डाउन करे तो जिस दिन वो लेजिस्लेशन की जाती है उस दिन से उसकी इनएफेक्टिवनेस शुरू हो जाती है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट जो है वो सारी अमेंडमेंट्स को स्ट्राइक डाउन करती है और तो फिर भी वही उसका कॉन्सिक्वेंस है, और अगर कुछ प्रोसीजरल चीजें रख देती है तो और है। लेकिन मैं समझता ही हूं कि सुप्रीम कोर्ट एज ए होल इसको फैसले पे जाएगी, क्योंकि उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि पिक एंड चूज करके करना कि कौन सी अमेंडमेंट्स बेहतर है, और स्पेशली उस सिचुएशन के अंदर कि जब आपको पता है कि एक फुल कोर्ट की भी बात की जा रही है और हर प्रोसीडिंग्स के अंदर वो चीजें आती हैं, तो एज ए होलिस्टिकली इसको जाएंगे, और वो जाएंगे भी जो मुझे लग रहा है इस चीज के अंदर कि वो जाएंगे कि क्या पार्लियामेंट का ये मैंडेट पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन था कि क्या उन मेंबर्स ने अपने लिए वो लेजिस्लेशन की, तो क्या वो लेजिस्लेशन जो है इन अकॉर्डेंस विद लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट है। तो ये वो एक एरिया ग्रे एरिया है कि जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट जो है वो अपनी फाइंडिंग्स या वर्डिक्ट इसके ऊपर देगी। जी लास्ट क्वेश्चन, इस पर जो रेट्रोस्पेक्टिव में केसेस ख़त्म हुए हैं वो दोबारा बहाल हो सकते हैं अगर कोई ऐसी रूलिंग आती है जो रिज्यूम करे कुछ चीज़ों को? सर 30 सेकेंड्स। कि इस जो लॉ की इन्होंने 2022 के अंदर अमेंडमेंट की थी, इनको इन्होंने रिट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई किया था 1985 से भी, क्योंकि उसकी वजह इन्होंने इसलिए किया था कि जब 99 का नैब ऑर्डिनेंस आया था तो उसका भी जो रिट्रोस्पेक्टिव ही अप्लाई किया गया था 1985 से, कि उसका कॉग्निजेंस 99 से ऑनवर्ड्स नहीं था। तो ये एक लेजिस्लेचर की उस वक्त भी इंटेंशन थी, अब भी इन्होंने किया है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट इस चीज को स्ट्राइक डाउन कर देती इन प्रोविजंस को, तो जो चीज जिस स्टेज के ऊपर खड़ी हुई थी बिफोर द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो अपनी सिचुएशन रिवाइव कर जाएगी, और जो केसेस मुख्तलिफ जगहों पे ट्रांसफर किए गए हैं वो वापस उसी स्टेज पर आ जाएंगे, तो फिर वही गिरफ्तारियां, फिर वही केसेस। बहुत 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 शुक्रिया हाफिज एहसान साहब, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद खाकान नजीब साहब नायब मिर्शीद हमारे साथ होंगे, उनसे डिस्कस करना है, तो टाइम कम रह गया है। सर ये शुगर माफिया का हम बड़ा सुनते हैं, अब पहले हमने एक्सपोर्ट की, यानी ये हमें पता चलता है ना हमारे मुल्क के साथ अलमिया किस तरह है, क्या क्या मसाइल होते हैं। अब पहले कहा गया जी एक्सपोर्ट करनी चाहिए, चलें जी एक्सपोर्ट कर दी, अब कह रहे हैं जी हम इंपोर्ट करेंगे शुगर को क्योंकि 180 रुपये किलो तक पहुंच गई है। ये हमें पता नहीं चलता कि किस तरह से फैसले लेने हैं, कितनी शुगर प्रोड्यूस हुई है, कितनी हमारी ज़रूरत है। ये कोई बड़ी रॉकेट साइंस होती है सर किसी मुल्क में कि आपकी कंजम्पशन कितनी है, पिछले साल कितनी थी, आज इस साल कितनी एक्सपेक्टेड है, और हमें एक्सपोर्ट की इजाज़त देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। पहले ही हमारे पास डॉलर की कमी है, अब फिर हम डॉलर्स में ख़रीदेंगे चीनी। तो देखिए इसमें गुंजाइश ये है कि सारी कमोडिटीज़ जो है ना उनको थोड़ा सा लिबरलाइज कीजिए। आपको सबसे कम मुश्किल एक ही कमोडिटी में आती है, उसका नाम है राइस। आपने कभी सुना है कि मुल्क में राइस की कीमत बढ़ गई या किल्लत हो गई? आपने कभी नहीं सुना होगा, इसलिए कि वो सबसे ज़्यादा लिबरलाइज्ड कमोडिटी है। बाकियों में आपने अभी तय किया एक प्रोविंस में कि मैं शुगर केन की कीमत बढ़ा दूंगा,
आपने लार्जली जो कीमत है शुगर की, वो शुगर केन की स्टेज पे ही तय की हुई है। वो कौन तय करता है? आप तय करते हैं एज अथॉरिटीज इन पाकिस्तान जी। सो मैं फिर ये कहता हूँ कि इस सेक्टर को, एग्रीकल्चर को पावर की तरह ही छोड़ दीजिए। आपने राइस को छोड़ा हुआ है। दुनिया भर में माशाल्लाह पाकिस्तान की राइस एक सक्सेस स्टोरी है। नेबरिंग कंट्री से भी हम अपनी बासमती को compete कराते हैं। आपने इस स्टेज पर तय कर दिया कि क्या शुगर की कीमत होगी। फिर याद रखिए, शुगर अक्टूबर नवंबर से लेके मार्च अप्रैल तक बनती है, उसका एक कैरी ओवर होता है। उसकी सप्लाई के एग्जैक्ट आदादो शुमार रखना, ये तो हमारे अदारों का काम है, उन्हें रखने चाहिए। ठीक है। SMA पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन उनको ये दे। अभी जो सूरत हाल है उसमें लग रहा है कि शायद कुछ ज़्यादा शुगर बाहर चली गई है। अभी एक गैप है और सितंबर अक्टूबर में अभी मिलें जो हैं वो चलेंगी नहीं, उसको ओवरकम करना पड़ेगा। उनके साथ बैठ जाइए। एक नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी है, उसको जिसे कहते हैं कि यूज़ कीजिए और इनके स्टॉक्स को देख लीजिए, इनकी कैरिंग कॉस्ट बढ़ी है उसको देख लीजिए और फिर तय कीजिए कि इसको कैसे हम संभाल सकते हैं। यानी कई चीज़ें बड़ी बुनियादी हैं, अगर उन पर तवज्जो दी जाए तो मसाइल हल की तरफ जा सकते हैं। लिबरलाइज़ किया जाए, चीज़ को इतना ज़्यादा मॉनिटर कीजिए। हुकूमत जो है हर चीज़ में जाकर ना देखे, जिस तरह हम कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन की तरफ जाना है, तो अगर इनको दे ही दिए हैं अपने कवानीन तो केयर टेकर भी कर सकते हैं, तो करें, लोगों को सहूलत देने की कोशिश करें। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। अब पता चला। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।